हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज आईसीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईसीडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस और ये एक इंटरनेशनली यूज़ होने वाली बुक है, मैनुअल है, जिसमें सारे टाइप्स के डिसीजेस को क्लासिफाई किया हुआ है प्रॉपरली और क्लासिफिकेशन करी है। एंड प्लस इसमें कुछ कोड्स होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कोड्स किस लिए हैं? ताकि हम डिसीजेस को आइडेंटिफाई कर सकें और इंटरनेशनली कम्युनिकेट कर सकें। इंटरनेशनली कम्युनिकेट करने का मतलब है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अपने डिसीजेस से रिलेटेड कोई डिस्कशन कर रहे हो और वो किसी दूसरी कंट्री में कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप उस कोड को यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिसीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए। वो कोड इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि उस कोड से बाकी जो भी क्लिनिशियंस या दूसरे डॉक्टर्स हैं जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, उनको ये स्पेसिफिकली आइडिया हो जाता है कि कहाँ की किस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम है, हेल्थ कंडीशन है और कितनी सीवियर है और क्या उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये एक कोड का सिस्टम जो है इसमें यूज़ होता है, कोडिंग का सिस्टम, जो कि एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो मैनुअल है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ की, ये इंटरनेशनली यूज़ होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इसको कौन बनाता है? इट इज़ क्रिएटेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ WHO की मेंबर्स हैं वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इस मैनुअल को फॉलो किया जाता है। और ये मैनुअल जो है ये सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को बहुत हेल्प करती है किसी भी डिसीज़ को जानने के लिए, पहचानने के लिए, क्लासिफिकेशन में ढूंढने के लिए। और प्लस जैसे लास्ट वीडियो में हमने DSM के बारे में भी बात की थी। DSM इज़ मोर फोकस्ड ऑन साइकोलॉजिकल या मेंटल डिसऑर्डर्स, लेकिन जो ICD है इसमें आपको हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड सारे जो डिसीजेज़ हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब इसके देख लेते हैं आगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ICD है क्या। सो ICD इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ ट्रेंड। हेल्थ ट्रेंड्स या हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने का एक बेस है ये। और ये ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनली यूज़ किया जा रहा है। और एक ये स्टैंडर्ड है रिपोर्ट करने का डिसीज़ को, हेल्थ कंडीशंस को आप किस तरीके से रिपोर्ट करोगे। जैसे एक तरीका होता है कि हम डिसीज़ को नाम से रिपोर्ट करते हैं, बट उससे ज़्यादा बेटर होता है कि आप उस डिसीज़ के साथ जो जुड़ा हुआ कोड है उसको यूज़ करो, क्योंकि कोड जो है वो स्पेसिफिकली डिटेल्ड आइडिया देता है किसी भी एक मेडिकल प्रोफेशनल को कि वो डिसीज़ क्या है और किस एरिया में है, बॉडी के कितनी सिवियरिटी है। तो कोड जो इसमें यूज़ होता है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है फॉर रिपोर्टिंग द डिसीजेस। इसमें डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन है, डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन जो सबके लिए स्टैंडर्ड है। और ये यूज़ किस लिए होती है? क्लिनिकल और रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। जो रिसर्च करते हैं वो लोग भी इसी में से अपने जिस भी हेल्थ कंडीशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो उन सब के बारे में इस बुक में से देखते हैं। और जो क्लिनिकल यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं जो, वो भी इसी में से यूज़ करते हैं। इसमें आपको यूनिवर्स ऑफ डिसीजेज मीन्स आपको हर तरह के डिसीजेज मिलेंगे, चाहे वो डिसऑर्डर्स हों, चाहे वो इंजरीज हों या कोई और हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस हो। कॉम्प्रिहेंसिवली लिस्टेड है इस बुक में क्लासिफिकेशन, और हायरार्कियली है। हायरार्कियल मतलब एक के बाद एक आपको अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज उसमें मिलेगी। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? इससे हमें किसी भी हेल्थ से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को इजीली स्टोर करने में, उसको रिट्रीव करने में और उसको एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। और उसके बेस पे डिसीजन लेना इजी हो जाता है। किसी डॉक्टर को अगर समझना हो कि वो डिसीज़ पर्टिकुलरली किस कैटेगरी में आ रहा है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, तो वो उस डिसीज़ को इस बुक के थ्रू रेफ़र कर सकता है और उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये डिसीज़ इस कैटेगरी का है और हमें इस तरीके से इसके साथ आगे बढ़ना है। तो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। शेयरिंग और कंपेयरिंग इजी हो जाता है हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अगर आपस में दो हॉस्पिटल्स के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो कोड्स के थ्रू शेयर करना इजी हो जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ में आपस में कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है, क्योंकि ये बुक हर जगह अवेलेबल होती है और बुक में कोड्स जो है उन सबका मीनिंग सेम है, तो ईजीली कम्युनिकेशन हो पाती है।
देन डेटा कंपैरिजन हो जाता है सेम लोकेशन अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे। डेटा कंपेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है जब हमारे पास ये चीज़ें एक कोड की फॉर्म में, एक मैनुअल में लिस्टेड होती हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? जो फर्स्ट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन का जो एडिशन आया था, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, वो 1893 में आया था। उसके बाद डब्ल्यू एच ओ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी कि जो आईसीडी है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाएगा जैसे जैसे एडवांसमेंट होंगी आगे मेडिसिन की फील्ड में, और जो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, तो डब्ल्यू एच ओ उसको इस आईसीडी के मैनुअल को धीरे धीरे रिवाइज करता रहेगा। यूज़ कौन करता है इसको? फिजिशियंस यूज़ करते हैं, नर्सेज यूज़ करती हैं, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, जो हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर्स हैं जिनको हेल्थ के बारे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो भी पर्सन हेल्थ की फील्ड में है, जिसको जो चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हों, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों, तो जो भी पर्सन हेल्थ की फील्ड में काम करता है, जिसको हेल्थ कंडीशंस की नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसके लिए ये आईसीडी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट मैनुअल है। इसमें इसको 43 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, और मेंबर स्टेट्स मतलब कि जो भी डब्ल्यूएचओ के मेंबर स्टेट हैं वो सब इसे यूज़ करते हैं। और इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने से इसमें ये फ़र्क नहीं आ जाता है कि एक कोड का मतलब दूसरी लैंग्वेज में कुछ और है, मीनिंग सबका सेम निकलता है। इट इज़ जस्ट दैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड। देन क्यों इम्पॉर्टेंट है आईसीडी, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है इसको रेफ़र करना? बिकॉज एक कॉमन लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे किसी डिसीज़ के बारे में रिपोर्ट करते हो और आपकी बताई हुई चीज़ उनको समझ में नहीं आती है, तो वो बहुत मुश्किल आ जाती है उसका सॉल्यूशन निकालना। तो आईसीडी क्या आपको हेल्प करती है कि कैसे आप अपनी डिसीज़ से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उसको कोड्स के थ्रू दूसरे को रिपोर्ट कर सको। कोडिंग से क्या होगा, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे लेकिन वो कोड से समझ जाएंगे। सपोज आप किसी ऐसी कंट्री में कम्युनिकेट कर रहे हो जहाँ पे आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। अब डॉक्टर्स अगर उस दूसरी कंट्री के डॉक्टर्स को समझाना चाहते हैं कि वो किस डिसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कोड का यूज़ करेंगे। तो कोड से वो दूसरा डॉक्टर भी समझ जाएगा कि वो किस प्रॉब्लम की बात हो रही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये कंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड वे है, इसमें कोई किसी की सब्जेक्टिविटी इंक्लूडेड नहीं होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव तरीका है जिसमें हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, कंट्रीज़ में, ओवर टाइम। तो एक स्टैंडर्ड एक तरीका मिल जाता है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। इसको रिवाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो हेल्थ सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, कैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है तो हमारी हेल्थ साइंसेस भी प्रोग्रेस करती है। तो वो प्रोग्रेस जब होती है तो हमें हर तरह की हेल्थ कंडीशंस के बारे में ज़्यादा जानने को मिलता है। तो जब हमें ज़्यादा नॉलेज होती है तो हमें उसको मैनुअल में भी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको यूज़ करने में आसानी हो जाती है और ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलती हैं। फिर उसमें आपको अपडेटेड साइंटिफिक कंटेंट मिलता है, सारा अपडेटेड होता है। ये एनेबल करता है कोडिंग प्रोसीजर ताकि ज़्यादा डिटेल्ड में कोडिंग हो सके। इसकी कोडिंग भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। मैं आपको अभी समझाती हूँ कैसे। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कोडिंग का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A12, मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है। ये A12 है जो ये आपको बताता है कि आपको पेन हो रही है। वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट इट इज़ अ कोड विच इज़ टेलिंग कि ये पेन का कोड है किसी एक हेल्थ कंडीशन का जिसमें पेन हो रही है। अब इसके आगे कैसे पता चलेगा कि पेन कहाँ हो रही है? तो क्या होगा, उसके आगे कुछ और नंबर्स लिखे होंगे। सपोज इसके आगे लिखा हुआ है 0। अब 0 से हमें ये पता चलेगा कि पेन जो है किसी लिम्ब में हो रही है। लिम्ब मीन्स बॉडी के पार्ट्स होते हैं, लिम्ब्स हाथों और पैरों को बोलते हैं। तो 0 आपको बताएगा कि उसके हाथ और पैरों में पेन है पेशेंट के। फिर अभी ये भी क्लियर नहीं है कि हाथ पैर में कहाँ है। फिर उसके आगे एक डिजिट और लिखा होगा जो पर्टिकुलरली जगह बताएगा कि उस जगह पे पेन हो रही है। तो इस तरीके से कोड बने होंगे और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब अल्फ़ाबेट भी है और नंबर्स भी हैं। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है और इसमें जो करेक्टर्स हैं, करेक्टर मीन्स जैसे A1202, ये करेक्टर्स आपको डिटेल्ड बताते हैं। अगर इसके आगे भी और नंबर्स होंगे
तो वो और ज़्यादा डीप डिटेल में बताएंगे कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है क्या और किस पार्ट में है और वो कितनी सीवियर है। तो इस तरीके से कोड दिए होते हैं जो कोड क्लियर बता देते हैं कि किस हेल्थ कंडीशन के बारे में बात हो रही है। तो ये कोडिंग जो है क्लिनिकल डिटेल्स में जाने में हेल्प करती है। प्लस ये जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट हो रही है हेल्थ के सेक्टर में, उन सब से उनको रिलेट करते हुए ये बुक हर बार अपडेट की जाती है। और सबसे बड़ी एडवांटेज इस बुक की ये है कि ये मल्टीलिंगुअल बुक है, मतलब आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हो जाएगी। इसका जो न्यू एडिशन आया है वो आया है ICD-11, जो एक्चुअली अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इससे पहले था ICD-10। ICD-10 का मतलब उसका 10th एडिशन जो है, और उसमें जो कोड्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पेशेंट की कंडीशन को, जैसे कि सारे ICD मैनुअल्स में है। तो WHO ने ही ICD-10 भी ओन किया है, 11 भी अगेन WHO ही है जो ओन करते हैं। उसके ICD-10 में भी अल्फा न्यूमेरिक कोड्स थे जो आगे कंटिन्यू होंगे। कुछ कोड्स हो सकता है डिलीट हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, वो अपडेशन चलती रहती है। और जो 10 में कोड्स हैं वो 3 करेक्टर से लेके अप टू 7 करेक्टर्स तक थे। तो 3 अप टू 7 मीन्स या तो आपको सिर्फ 3 करेक्टर्स मिलेंगे, जैसे मैंने लिखा था A12, या वो आगे 7 करेक्टर्स तक जा सकते हैं। तो ये था ICD-10 में। तो ऐसे ही ICD-11 जो आ रहा है उसको मेंबर स्टेट्स को दिया गया था 2018 में प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर कैसे, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। प्लस उनको बोला गया था कि उस ICD को अपनी अपनी नेशनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर लिया जाए, ताकि जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं WHO की, वो अपने अपनी लैंग्वेज में उसको समझ के यूज़ कर सकें। अब उसका जो एक्चुअल में जो रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा, रिपोर्टिंग मीन्स जब वो एक्चुअल में यूज़ होना शुरू होगी, वो होगी 1 जनवरी 2022 से। तो ये तैयार हो चुकी है, इसको यूज़ करने की तैयारी चल रही है, मेंबर स्टेट्स को दे दी गई है ICD-11 मैनुअल। अब उसको यूज़ करके रिपोर्टिंग करने का काम 1 जनवरी 2022 में शुरू होगा। तो अगर हम DSM और ICD की बात करें तो कंपैरिजन में क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, DSM और ICD किस लिए दो अलग अलग मैनुअल्स क्यों हैं? दो अलग अलग मैनुअल्स इसलिए हैं क्योंकि दोनों के ही अपने अलग अलग पर्पस हैं। जो अगर बेटर ज़्यादा बोला जाए कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी के मामले में DSM को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, रिलायबल ज़्यादा माना जाता है। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि जो ICD का पर्पस है वो हर तरह की हेल्थ कंडीशन के लिए है, लेकिन जो DSM का पर्पस है वो मेनली मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर फोकस है। तो पर्पस भी काफ़ी अलग है। प्लस जो ICD है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, जबकि DSM जो है वो USA में एक ऑफिशियली यूज़ होने वाली मैनुअल है। तो ICD आप कह सकते हो कि ज़्यादा पॉपुलर है और DSM से, लेकिन पर्पस भी इसलिए क्योंकि देखो ICD ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहा है, सारे हेल्थ कंडीशंस आते हैं उसमें। DSM पर्टिकुलरली किस पे फोकस कर रहा है, जो साइकियाट्री से रिलेटेड जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। और ICD कहाँ पॉपुलर ज़्यादा है, जो WHO मेंबर नेशंस है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है। और DSM जो हाई इनकम नेशंस हैं उनमें ज़्यादा पॉपुलर है। ICD किस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करती है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की गाइडेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें ऑपरेशनल क्राइटेरिया नहीं है। DSM में ऑपरेशनल क्राइटेरिया भी है। तो कोई बुक आप ये कह सकते हो कि ठीक है DSM में कुछ चीज़ें बेटर हैं, बट अगेन उसका जो एरिया, जो कवरेज एरिया है वो कम है, ICD का कवरेज एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए उन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जितनी आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए दोनों मैनुअल्स के बारे में। DSM की मैं पहले बता चुकी हूँ, ये ICD के बारे में थी। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो इतना बेसिक नॉलेज आपको इन दोनों मैनुअल्स की होनी ज़रूरी है। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।